नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएसबी क्रैक और आपके साथ मैं हूं किरण नेगी। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। अक्सर सेना की वर्दी में भी आपने उन्हें टीवी पे देखा होगा और अब भी बहुत सी टीवी डिबेट्स में आप उन्हें देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की, जिन्होंने 39 साल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। वह सन 2018 में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ के पद से वे रिटायर हुए। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक नई किताब लिखी है, जिसका नाम है इंडियाज ब्रेव हार्ट, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियन आर्मी। आइए जनरल दुआ के 39 वर्षों के इस अनुभव को जानते और समझते हैं। गुड मॉर्निंग जनरल दुआ एंड वेलकम टू एसएसबी क्रैक। Thank you. Thank you. It's a pleasure and a delight to be interacting with you. सेम है जनरल दुआ। आपका 39 वर्षों का भारतीय सेना का एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात करें। लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत में करना चाहूँगी आपकी बुक से, जो आपने अभी लिखी है। प्लीज़ उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए ये बुक तो इट्स अ लेबर ऑफ लव, जो मैंने इसमें 12 सिंपल कहानियां लिखी हैं। ये मेरे अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए, बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरे को बहुत अच्छे मौके मिले कि मैं फ्रंट लाइन सोल्जरिंग कर सका। यानी कि एलओसी पे, कश्मीर में, ऐसी एक्टिव ऑपरेशनल इलाकों में बहुत रहा हूं। बल्कि मैंने कोई भी एक भी अपना कमांड, कंपनी कमांड से लेके बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन या कोर, मेरे ऑल कमांड टेन्योर्स जो हैं सारे फील्ड और ऑपरेशनल इलाकों में रहे। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे वाक्य हो जाते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जिनको सोच सोच के बहुत अच्छा लगता है, जिनके बारे में बात करने का दिल करता है। तो मैं ऐसी चीजें कई बारी लोगों को बताता था, आर्मी ऑफिसर्स को या सिविलियन फ्रेंड्स को। तो धीरे धीरे मेरे दिल में एक चाह पैदा हुई कि वो सब सोल्जरिंग के किस्से, लोगों की बहादुरी, लोगों के फीलिंग्स, द ह्यूमन साइड ऑफ इट, उस सब के बारे में मैंने एक छोटी सी किताब में लिखा है, जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिल सकती है। सिविलियंस को, जो जो आर्मी में नहीं है, उनको एक अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी जिंदगी होती है। सब कहते हैं पोस्ट है, एलओसी है। एलओसी क्या है? पहाड़ है, बंकर है, क्या चीज है? तो ऐसी उनको नॉलेज मिलती है, हमें शायद कुछ प्रेरणा मिलती है, यंग सोल्जर्स को भी कुछ प्रेरणा मिलती है। तो कुल मिला के ये सब मेरे साथ हुए वाकया हैं, मेरे साथ हुई घटनाएं हैं। और आखिरी सेंटेंस में ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ बहादुरी की कहानियां नहीं है। कुछ एक हार्ट ब्रेक्स हैं, कुछ एक पेन्स हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक ऐसे टचिंग मोमेंट्स हैं, कुछ एक ऐसे ऐसे वाक्य हुए हैं जिसके लिए नोबडी कैन बी प्रिपेयर्ड। यानी कि जैसे ब्रेकिंग द न्यूज टू द फैमिली वगैरह वगैरह। राइट। तो दैट इज ऑल आई वुड लाइक से, यही कहना चाहूंगा मैं अपनी इस किताब के बारे में, इंडियाज ब्रेव हार्ट्स। राइट। और इस बुक में आपने बहुत सारे विभिन्न पहलुओं को छुआ है। आपने जब ये किताब लिखी तो कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने था इसे लिखना? क्योंकि एक्सपीरियंस एक चीज़ है, बट लिखना उनको शब्दों में, वो आपने कैसे किया? फ्रैंकली लिखने का चैलेंज नहीं था, क्योंकि ये सारी घटनाएं जिसने पढ़ी होंगी वो समझ सकता है। जिसने एक आध घटना भी पढ़ी हो, एक आध स्टोरी भी पढ़ी हो, वो समझ सकता है कि ये ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे दिमाग से, दिलो दिमाग से कभी उड़ ही नहीं सकती। मतलब इट इज नॉट दैट कि मैं भूल जाऊंगा अगर मैं इतने साल इसके बारे में बात ना करूं। लेकिन हाँ, कुछ डिटेल शायद धुंधली पड़ सकती हैं। तो चैलेंज के तौर पे मैं ये कहूंगा, ये था कि मुझे ये नहीं समझ आता। मतलब जैसे मैं लिखता जाऊंगा तो मैं एक चीज की गहराई में और उसके बारे में ज्यादा लिख सकता था। जी। तो उसको कंसाइज करना, इतना छोटा रखना कि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे, और इतनी डिटेल भी देना ताकि आप कोई जरूरी चीज मिस ना कर दो, कोई जरूरी बात उसमें छूट ना जाए। इसमें तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है लिखने का। तो इसमें हमारे पब्लिशर ने, मैं उनको पूरा श्रेय दूंगा, क्रेडिट दूंगा, जो पब्लिशिंग हाउस में जो एडिटर्स थे, बिकॉज चिक्की सरकार ने जो मुझे हेल्प किया, या नंदिनी मेहता ने हेल्प किया, जो जिन्होंने एडिट किया, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा।
राइट। ओके, जनरल दुआ आपके अगर एक आम नागरिक अगर मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा जानता है, तो वो समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और आप क्योंकि उस वक़्त कोर कमांड कर रहे थे। जब भी उरी हमले को याद किया जाता है, तो 19 जवानों की उस शहादत को याद करते ही आँखें नम हो जाती हैं। आप क्योंकि उस वक़्त कोर कमांड कर रहे थे, आपके लिए 2016 का वो आतंकवादी हमला, आप कैसे याद करते हैं उसे? देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, तो सबको ये एप्रिशिएट करना चाहिए कि उस वक़्त जब हुआ, तब हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। और सर्जिकल स्ट्राइक में मैं कश्मीर का कोर कमांडर था। नीचे 16 कोर में दूसरे कोर जनरल निंबोरकर कोर कमांडर थे। तो ये कुल मिला के जो उड़ी की घटना हुई, वो कश्मीर में हुई, मेरे इलाके में हुई। जी, मेरे लिए आप कोई भी समझ सकता है कि अर्ली मॉर्निंग जब एक खबर आती है कि एक अटैक हो गया है हमारे उड़ी के जो आर्मी कैंप है, जो बिल्कुल एलओसी पर है, उस पे अटैक हो गया है और हमारे इतने सोल्जर्स अ उसमें शहीद हुए जान हैं। जान जान जी, बिल्कुल, जिन्होंने जान खोई है तो अपनी। अब इट इज़ अ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर अ कमांडर, क्योंकि जब मेरे नेतृत्व में, मेरी कमांड में अगर मैंने सोल्जर्स खोए हैं, यंग लाइव्स, तो मेरे लिए तो इट वाज़ अ वेरी डार्क संडे, 18th ऑफ सितंबर 2016। उसके बाद जो हुआ, वो मैंने एक ऑनेस्ट क्रॉनिकल किया है कि क्या हुआ। यस। यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा कि जब मेरे को पहली खबर दी गई, डिफेंस सेक्रेटरी ने रिंग किया कि रक्षा मंत्री आ रहे हैं, स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर जी। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने कहा, नहीं, आज क्यों आ रहे हैं? यानी बिल्कुल। कि उस दिन मुझे मैं चाहता था कि अब मैं अपना मेरे को इतनी सारी ढेरों चीज़ें करनी थी। ऑपरेशंस की, तैयारियों की, खुद के अपने सदमे से जूझना है, औरों को समझाना है, तो कितनी और चीज़ें थी। और आर्मी चीफ तो रास्ते में थे ही, ऑलरेडी चल पड़े थे। जी, आर्मी कमांडर वहाँ पहुँच चुके थे। तो ऐसे में मैं तो पहले चाहता था ना हो, लेकिन जब वो आ गए, उसका कितना, एक तो मोराल पे फ़र्क पड़ता है जवानों के, बिल्कुल। रक्षा मंत्री पहले ही दिन पहुँच जाए। और दूसरा, उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से बोल्ड डिसीजंस लिए, हमसे डिस्कशन करके, राइट, आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर और मेरे से डिस्कशन की, और जैसे बोल्ड डिसीजंस लिए और हमारे को एक डायरेक्शन दी, वो पहले कभी नहीं हुआ। और बिल्कुल। अ, वो एक पहली बार था जबकि ऐसा एक्शन लिया गया। छुटपुट घटनाएं पहले भी हुई हैं, बिल्कुल। लेकिन फर्क ये है कि वो पहली बार ऐसा बोल्ड एक्शन लिया गया कि टेरर कैंप जो कि एलओसी के उस पार पीओके में थे, जिसके बारे में हम दशकों से, सालों से इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, न्यूज़पेपर मीडिया में आता रहता है, आर्मी कंप्लेन करती है कि वो वहाँ टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी जाकर के अंदर घुस के, इतना अंदर घुस के उनको, उन पर वार नहीं किया। ये पहली दफा है जो ऐसा हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगले दिन सरकार ने इसकी ओनरशिप ली और इसको अनाउंस किया कि ये हमने किया है, और हमने इसलिए किया है क्योंकि आपने उड़ी किया था। बिल्कुल। और आइंदा भी हम, अगर आप ऐसे करेंगे तो हम ऐसे, वी रिजर्व द राइट टू एक्ट इन द मैनर दैट वी डीम फिट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पहली बार हुआ है। उस वक्त बिल्कुल। मैं कश्मीर का कोर कमांडर था। कुछ इसमें से कुछ एक एक्शन जो 16 कोर में भी हुए हैं, जी, लेकिन उड़ी हमारे यहाँ था, हम ये मानते हैं, और कश्मीर में था। अ, तो कुल मिला के मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये तो जाबाज़ हमारे स्पेशल फोर्सेस के सिपाही हैं जिन्होंने अंजाम दिया। 10 दिन के अंदर रेकी, बिल्कुल। तैयारी, प्रिपरेशन, और बाकी पूरे जो आर्मी चीफ और आर्मी कमांडर की तरफ से जो प्रिपरेशन पूरे, आफ्टर ऑल एक सिर्फ स्ट्राइक नहीं होती है, चाहे वो उड़ी है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक था या बालाकोट स्ट्राइक था। जी, पूरी आर्मी या आर्म फोर्सेस को तैयार करना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है फॉर ए रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स। बिल्कुल। पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा? उनके अलग-अलग सिनेरियोज़ को वॉर गेम किया गया।
क्या जी, हम उनके लिए तैयार हैं, उनके रिस्पॉन्सेज के लिए? तो बिल्कुल, वो सब एक एस्केलेटरी लैडर पे प्लान करना ही हायर स्ट्रेटजीज हैं। तो वो सब करने के बाद एक स्ट्राइक की जाती है, सिर्फ ये नहीं कि आप एक स्ट्राइक करके आ गए। तो जी, देर इज मच मोर टू इट देन जस्ट दैट स्ट्राइक। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। और जनरल दुआ, मैं एक और एस्पेक्ट पे जाना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ 10 दिन का वक़्त लिया गया और 10 दिन के अंदर-अंदर ही जो आतंकवादी सेंटर्स थे पाकिस्तान में, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन मोटिवेशन तो मैं समझती हूँ कि किसी पलटन में जब 19 जवान शहीद हुए, तो मोटिवेशन तो अपने आप आ जाती है कि हमें कुछ करना है। लेकिन आपने एज़ अ कोर कमांडर कैसे कंट्रोल करना उन जवानों को कि वो 10 दिन का भी वेट कर पाए बदला लेने के लिए, वो कितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए था? देखिए, पहली बात तो खाली ये जवानों के जोश से नहीं होता, जो कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जवानों का जो जोश होता है, उनके खून में उबाल होता है कि हमने अपने साथी खोए हैं, हम ऐसे बदला करेक्ट, लेंगे। जी, लेकिन दूसरी तरफ वी आर अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। यस, ये कोई मतलब कोई फ़िल्मी तैश या गुस्सा नहीं हो सकता यहाँ पे। जी, इट्स डिसीजंस हैव टू बी टेकन इन अ प्रोफेशनल मैनर। जी, और हमारे यानी कि आर्मी के कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं। हमारी तरफ से तैयारी, रिकॉनाइजेंस, डिटेल्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हमें सिर्फ एक ऑर्डर मिलना चाहिए और हम उसको अंजाम दे सकते हैं। जी, तो बहुत बोल्ड प्लान्स हैं। उसमें से जो प्लान डिसाइड किया गया, उसकी डिटेल्स तो खैर मैं नहीं बात करूँगा, नाम ने किताब में की है। तो जो बोल्ड प्लान्स हैं, उसकी तैयारियाँ हमेशा चलती रहती हैं। दैट राइट, इज़ यही मतलब है एक प्रोफेशनल आर्मी होने का। यानी कि इतने सालों से अगर नहीं भी हुआ, लेकिन तैयारी और प्लान्स हमेशा रहते हैं। जब बटालियन बदलती है, यूनिट बदलती है, तब भी वो कमांडर बदलते हैं, चाहे वो कोर कमांडर हो, चाहे बटालियन कमांडर हो, लेकिन हर हर प्रोफेशनल अपनी तैयारी पूरी रखता है। तो वो तैयारी तो थी। तो जब 10 दिन हम कहते हैं, तो तैयारियाँ पहले की थी। और रही बात इसकी कि 10 दिन हमने कैसे होल्ड किया, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट मिनट पे ही हो सकती हैं। उसके अलावा मौसम को देखना है, मून फेज़ देखना है, हमें उस वक़्त और डिप्लोमैटिक एंगल्स देखने पड़े। जैसे मसलन उस वक़्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था। जी, ये 18 तारीख को उड़ी अटैक हुआ, 18 सितंबर को। 21 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ की का भाषण था। और उन 3 दिनों में पाकिस्तान बुरी तरह से आइसोलेट हो गया था इंटरनेशनल फोरम में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली शामिल। क्योंकि इस बड़े टेरर अटैक पर पूरी दुनिया से उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। फिर 25 तारीख को, 25 सितंबर 2016 को हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज का भाषण था जनरल असेंबली। तो हम ज़ाहिर है कि हम उसके पहले नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसका बिल्कुल, कुछ भी नतीजा हो सकता है। तो उस नतीजे से मतलब हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहेंगे। तो अ, तो 25 को भी गुज़र जाने दिया जाएगा। फिर मून फेज़ है। मेरा कहने का मतलब है, कुछ एक और चीज़ें हैं जो मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगा। इन सब पर मुनस्सर है, डिपेंड करती है वो डेट कि किस डेट पर हम एक्चुअली ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। बिल्कुल। तो ये सब फैक्टर्स मिला करके वो 10 दिन की डिसीजन लिया गया। बिल्कुल। और जनरल दुआ, मैं आज के इस मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहूँगी और आपको बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी, क्योंकि जैसा आपने पहले भी कहा था कि सिर्फ़ ये पहली बार हुआ है, पहले हुआ होगा छोटा-मोटा जो भी हुआ होगा, लेकिन पहली बार ऐसा था कि इंस्टेंट रिएक्शन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो गया। और आपकी, मुझे लगता है, सबसे बड़ी कामयाबी जो हर भारतीय ने उस वक़्त महसूस की, वो ये था कि हमारे जितने भी जवान वो जो आतंकवादी सेंटर्स उनको ध्वस्त किया, वो बिल्कुल खुश और बिल्कुल हेल्दी, हैपीली वापस आए। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, मुझे लगता है। और आपका उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, जनरल, तो आप क्योंकि एक इन्फेंट्री सोल्जर रहे हैं और आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपको एनकाउंटर्स का, या फिर यूँ कहें कि जब आतंकवादी हमले होते हैं, उसका सामना कैसे एक जवान करता है। मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगी कि इन्फेंट्री रेजिमेंट और रेजिमेंट से कैसे अलग होती है? देखिए, हर रेजिमेंट, हर कोर का अपना-अपना रोल है। जी, अगर आर्मर्ड रेजिमेंट्स में टैंक हैं,
तो जहां पे जो काम टैंक कर सकते हैं वो इन्फेंट्री नहीं कर सकती है। वो है प्लेन्स में, डेजर्ट्स में, पंजाब, राजस्थान, ऐसे इलाकों में। और आज आज की तारीख में आप देख रहे हैं लद्दाख, लद्दाख भी एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है। वहां पर जो काम आर्टिलरी कर सकती है वो इन्फेंट्री नहीं कर सकती, वो आर्मर्ड नहीं कर सकता। जो जिनका जिसे हम तोपखाना कहते हैं, जो दूर से काफी लंबी रेंज से एज मच एज 30-40 किलोमीटर्स की रेंज से आर्टिलरी का गोला दुश्मन पे गिरा सकते हैं और एक दुश्मन को काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, इससे पहले कि आर्मर्ड यानी टैंक या इन्फेंट्री अपने अटैक लॉन्च करे। जी। ऐसे ही और भी आर्म्स हैं, कोई जो सिग्नल्स है वो कम्युनिकेशन देता है, इंजीनियर्स है जो इंजीनियर सपोर्ट देते हैं, माइंस लगाते हैं या माइंस निकालते हैं वगैरह वगैरह, और बहुत डिमोलिशंस और कई ऐसे टास्क हैं। सर्विसेज हैं, अगर एएससी हमारे को राशंस, ऑयल्स, ये सब फ्यूल, ये सब चीजें जो सब मुहैया कराती हैं राइट इन द बैटलफील्ड, तो ईएमई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो मेंटेनेंस करते हैं सब वेपन्स और इक्विपमेंट का, इंक्लूडिंग एम्यूनिशन। तो ऑर्डिनेंस है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है। तो मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आर्म सर्विस कोर का अपना रोल है, इन्फेंट्री का अपना रोल है। इन्फेंट्री जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, वो एक बड़ा माउंटेनस इलाका है, 6-7-8 महीने डिपेंडिंग ऑन द हाइट वो स्नो कवर्ड रहते हैं जो एलओसी पे पोस्ट हैं, और ऐसे में वहां ऑपरेशनली इन्फेंट्री होती है, आगे लड़ाई में इन्फेंट्री करती है, हिस्सा लेती है, लेकिन उनको सपोर्ट देने वाली है सपोर्टिंग आर्म्स सर्विसेज जो दूसरी कोर्स है, वो मैंने आपको अभी जिक्र किया। तो इन्फेंट्री, ये नहीं कहेंगे कि इन्फेंट्री सबसे कैसे अलग है, मैं ये कहूंगा हर एक का अपना अपना रोल है। और इन इलाकों में जहां पर कि माउंटेन वॉरफेयर करनी पड़ती है एलओसी पर, जहां पे कि एनकाउंटर्स करने पड़ते हैं टेररिस्ट के साथ, चाहे वो माउंटेनस इलाका हो, चाहे वो नीचे वैली फ्लोर में या कश्मीर जेएंडके में, जहां पर और वाकई इंसिडेंट हिंटरलैंड में होते हैं, जहां पे गांव हैं, शहर हैं, उन इलाकों में भी, तो वहां पे इन्फेंट्री का रोल रहता है। तो इन्फेंट्री उसके लिए ट्रेंड है, इन्फेंट्री उसके लिए इक्विप्ड है, और वो ऑपरेशन इन्फेंट्री करती है। लास्ट सेंटेंस में ये बताना चाहूंगा, जैसे आजकल क्योंकि आए दिन हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस या इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो वहां पर इन्फेंट्री फोरफ्रंट में है। जी। 65-71 वॉर में जहां पर टैंकों ने काम किया था, तो फिर हम वो बैटल ऑफ बसंतर या और कितनी ऐसी टैंकों की लड़ाइयों के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन वो फुल फ्लेजेड वॉर्स में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जनरल दुआ, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिट 8 जैकलाई से संबंध रखते हैं, ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव भी कहा जाता है इस यूनिट को। उस यूनिट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, मैं 8th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से हूं, जैसे आपने कहा। पहले दो शब्द जैकलाई रेजिमेंट के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जम्मू कश्मीर के बाशिंदों से बनी है, और बाकी सब रेजिमेंटों से इसका एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट फीचर ये है, यानी कि ये सबसे अलग है कि हमारी रेजिमेंट की शुरुआत का बर्थ एक वॉलंटियर फोर्स के तहत हुआ। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट रिक्रूटमेंट रैली में नहीं पैदा हुई। ये 1947-48 के ऑपरेशंस में जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे कुछ वॉलंटियर ग्रुप उठ खड़े हुए थे, जी। उन सबको बाद में लड़ाई के बाद जेएंडके मिलिशिया के नाम से एक पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में बना दिया गया। और फिर 71 वॉर के बाद, काफी अरसे के बाद, 25 सालों के बाद 1972 में एक रेगुलर रेजिमेंट बनी, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। उसमें मेरी बटालियन है 8 जैकल है, और मेरी बटालियन को 1971 में, हमारी बटालियन पुंछ में खड़ी हुई, और मेरी बटालियन को 1971 में 2 बैटल ऑनर मिले हैं छम के इलाके में एलओसी पे, ललियाली और पिकेट 707।
ये एक डिफेंसिव बैटल है जहां पे छम में और बटालियन जितनी भी यूनिटें विड्रॉ हुई, लेकिन हमारी बटालियन अपना अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, दुश्मन के रिपीटेड अटैक्स होने के बावजूद। तो हमारी बटालियन को वहां 2 बैटल ऑनर मिले। 1987 में हमारी बटालियन ने हाईएस्ट सक्सेसफुल अटैक इन द वर्ल्ड किया। सियाचिन ग्लेशियर 21,153 फीट की ऊंचाई पर बाना पोस्ट को कैप्चर किया, और उस वक्त नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया, जो बाद में ऑनरी कैप्टन बन के रिटायर हुए। तो हमारी बटालियन को एक परमवीर चक्र और एक महावीर चक्र, 7 VRC, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स उस ऑपरेशन में मिले सियाचिन में। उसके बाद हमारी बटालियन को अच्छे मौके मिलते रहे, और यानी कि ऑपरेशनल मौके मिलते रहे, और हमारी बटालियन के बहादुर जवानों ने वो मौके खोए नहीं। जैसे 2007 में हमारी बटालियन को फिर एक अशोक चक्र मिला कुपवाड़ा के इलाके में, मरणोपरांत हमारे नायब सूबेदार चुन्नीलाल को। और काउंटर टेररिस्ट इलाकों में हमें कई ऐसे मौके मिले जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, जिसकी मैंने कुछ वारदातें और घटनाएं लिखी हैं। उस वक्त भी हमारी बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे अवार्ड्स, काफी सारे टेररिस्ट का खात्मा किया। हमारी बटालियन यूनाइटेड नेशंस में सूडान में सर्व कर चुकी है। हमारी बटालियन राष्ट्रपति भवन में आर्मी गार्ड रही है। तो कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव का तमगा हमारे को दिया गया है मेरी बटालियन को। तो गर्व महसूस होता है एक ऐसी बटालियन को बिलोंग करने का। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी हर इंसान, हर सोल्जर, हर ऑफिसर अपनी बटालियन में उतना ही गर्व महसूस करता है जितना मैं अपनी बटालियन में गर्व महसूस कर रहा हूं। और कितनी ऐसी बटालियंस हैं जिनकी हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच ग्लोरियस अवार्ड्स एंड ट्रेडिशंस एंड इतनी सारे हाई पॉइंट्स हैं लाइफ में जिसमें वो गर्व महसूस कर सकते हैं। आप सोच लीजिए कि इंडियन आर्मी में कितनी रिच ट्रेडिशंस हैं, कि ऐसे तो 400 से ज्यादा बटालियंस हैं, तो इतनी बटालियंस में हर एक को अपने अपनी बटालियन में उतना ही गर्व महसूस होता है। धन्यवाद। हर फौजी ऑफिसर, जवान या उनके परिवार का, हमारे यहाँ तो कहावत भी है ना कि हर फौजी का जो दूसरा परिवार है वो उसकी यूनिट ही है। हमारे लिए तो फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली इज द सेकंड फैमिली। एब्सोल्युटली। ओके जनरल दुआ, अब बात करते हैं आपके बचपन की। और बचपन क्या, एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा कि आप जब आपने 12th स्टैंडर्ड की तो आपकी मेडिकल स्टडीज में आपकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी थी, आप डॉक्टर बनने वाले थे। तो आपने वो छोड़ कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया? देखिए, हमारे जब मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो उस वक्त ऑप्शंस थोड़ी कम होते थे कंपेयर टू नाउ डेज। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों को। तो मैंने एनडीए के लिए भी अप्लाई किया था, और मैं कर्नाटका में, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, कर्नाटका में पोस्टेड थे, तो मेरे को कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी हमने फॉर्म भरे, और मेरे को वहां पर एक कर्नाटका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। और सबने कहा कि और मुझे ऐसा याद है कि मुझे स्कॉलरशिप सीट थी, तो मुझे सबने कहा कि मैं चाहता था कि मैं इंडिया में जाऊं। तो सबने कहा यू आर अ फूल, हाउ कैन यू पास इट अप। आप तो जब बच्चा 16 साल का होता है तो कितनी समझ होती है। आखिर मेरी क्वालिफिकेशन थी, तो मैंने वो फॉर्म भरा था। तो जब सीट आ गई तो सबने कहा नहीं तुम ज्वाइन करो, तो मैं ज्वाइन कर गया। और लेकिन इसके रिजल्ट आना और कॉल लेटर आने में जो वक्त था, वो 1 सेमेस्टर मैंने मेडिकल कॉलेज कर लिया। जब यहाँ कॉल लेटर आया तो फिर मुझे अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ा, क्योंकि फिर मेरे परिवारजन, मेरे माता पिता भी चाहते थे कि अब मैं डॉक्टर बनूं। उन दिनों में बहुत चाह होती थी कि एक मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। ये ऐसे बोलते थे। मेरा छोटा भाई सच में इंजीनियर है। तो आई वॉज सो मोटिवेटेड कि मैं एनडीए जाना चाहता हूँ। एंड आई मस्ट टेल यू कि मेरे दिमाग में ये मोटिवेशन कैसे थी। मेरे को एक किताब, मैं एयरफोर्स कैंप में बड़ा हूं, तो मुझे एक किताब दी किसी ने, रीच फॉर द स्काई। दैट वाज अ बुक
by that is a story of Douglas Bader. डगलस बार्डर रॉयल एयरफोर्स के इंग्लैंड में एयरफोर्स के पायलट थे और वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने बहुत हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम दिया। उनका अलग अलग एयर क्रैशेस में दोनों टांगें कट चुकी थी। ही वॉज डबल एम्प्यूटी। बावजूद उसके उन्होंने अपने फ्लाइंग टेस्ट पास किए और एक जाबाज डेयरिंग फाइटर पायलट थे वो, और बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने दुश्मन को वर्ल्ड वॉर 2 में। एक बार उनके प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया लड़ाई के दौरान और वो जर्मनी में बेल आउट करे, यानी कि पैराशूट से वो जर्मनी में लैंड करे उनका एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद। आप इमेजिन कीजिए एक पायलट है जो लैंड करता है दुश्मन के इलाके में, दुश्मन उनको बंदी बना लेता है, प्रिजनर ऑफ वॉर, और उनकी दोनों टांगे एम्प्यूटी हैं, यानी कि आर्टिफिशियल लेग्स हैं। बावजूद इसके एक बार नहीं वो कई मर्तबा अपने जेल से भाग जाता है। एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर वो अपने जेल से भाग जाता था, उनको पकड़ लिया जाता था क्योंकि उनकी स्पीड बड़ी स्लो होती थी, फिर वो भाग जाते थे। और एक श्लॉस एल्बर्ग करके एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप था एक कैसल में, एक पहाड़ी के ऊपर। वहां पर वो लोग इतने परेशान हो गए थे, उसकी रात को उसकी टांगे ले लेते थे कि भाग जाएगा। और मुझे याद है वहां पर उन्होंने एक ग्लाइडर, मैं पढ़ा कि एक पोटैटो ग्लू के साथ, लकड़ी के फट्टों के साथ उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया और ग्लाइडर से उड़ गए उस जगह से टू एस्केप दैट कैंप। तो ऐसी ऐसी घटनाओं में जब एज ए टीनेजर इन एन इम्प्रेशनेबल माइंड व्हेन यू गेट दी स्टोरीज, तो मेरी एक चाह थी कि मैंने एनडीए को ज्वाइन करना है। और फिर फाइनली मेरे पेरेंट्स ने एग्री किया और मैं फिर मेडिकल कॉलेज छोड़ के एनडीए की तरफ आ गया। गुड। और एनडीए में भी आए और उसके बाद आपने ट्रेनिंग की और लिया भी फिर इन्फेंट्री, और कितना यशस्वी आपका ये करियर रहा है वो हम सब जानते हैं। ओके जनरल दुआ, आगे बढ़े तो आप एक ऑफिसर बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपको एक तो एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आपको एसएसबी अपना क्लियर करना है। तो आपको अपने एसएसबी के दिनों से कुछ याद हो तो कुछ उस जर्नी के बारे में मुझे बताइए। देखिए हमारे टाइम में जब एसएसबी था तो इतने ज्यादा कोचिंग सेंटर्स या ऐसी कोई चीजें तो नहीं थी, नाम मुझे तो नहीं मालूम है। याद है कि ऐसा कोई हाँ जरूर हम कुछ जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते थे, तैयारी करते थे, एक दूसरे से ही गाइडेंस लेते थे। मुझे याद है कि किसी ने कोई टिप दिया, जो फिर कुछ लोकल एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, उन्होंने बोला नहीं ऐसे करना, वहां पे वैसे करना। मैं जब वहां पहुंचा एसएसबी में, मैंने एक ही बार एसएसबी दिया, मैं जब वहां पहुंचा और जो भी टिप्स लोगों ने दिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मैं शायद किसी को गुमराह ना करूं, या मतलब इतने छोटे समय में कुछ बोलूंगा नहीं मैं। बट वहां जाके मैंने देखा किसी ने बोला ऐसे बिहेव करना, तो अगर ऐसे करोगे तो आप ज्यादा नजर में आओगे। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में टेक ए नेगेटिव, यानी कि आप अगेंस्ट द इमोशन बोलो तो फिर बहुत ज्यादा आप मौका मिलेगा बात करने का। या आपको फोटो दिखाई जाती है, उस पर स्टोरी लिखनी है तो राइट आर्मी के बारे में स्टोरी लिखो। मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया ऐसी बातों से, लेकिन 4 दिन का एसएसबी था। मुझे इतना याद है कि आफ्टर सम टाइम मैं बिल्कुल भूल गया उन चीजों को और नेचुरल बिहेव करने लगा। यानी कि मैं जो थोड़ा बहुत किसी ने टिप्स दिए थे, कोई कोचिंग तो ली नहीं थी। और अभी भी मैं जब कभी कोई मेरे को एस्पिरेंट मिलता है और मेरे से कुछ पूछता है तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ, बी योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, अपने में भरोसा रखो, बी योरसेल्फ, तुम जैसे हो वैसे रहो। और क्योंकि आप अगर किसी को फूल करना चाहते हो कि मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं, ऐसा हूं, वो कहीं ना कहीं 4 दिन है, ये आप 15 मिनट का इंटरव्यू नहीं है किसी का, 4 दिन में आपकी असलियत सामने आ जाएगी। तो मेरे को यही याद है कि एसएसबी में भी अगर आपने खुल के काम किया, हेल्प करके लोगों को काम किया, जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं, जो भी आपका साथ में रहन सहन है, तो मेरी समझ से वो जो हमारे को भांपने वाले हैं, जो हमारे एसएसबी में जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अच्छी तरह से हम
यंग लड़कों को अच्छी तरह से, लड़के लड़कियों, आजकल लड़कियां भी हैं तो यंग लड़के लड़कियों को अच्छी तरह से भांप लेते हैं। बिल्कुल, और वो कहते भी हैं ना कि जैसे आप होते हैं आपको वो ही दिखाना है, अगर आपने हल्की-सी भी चालाकी की तो पकड़ तो एनी हाउ लेंगे ही, आपको कहीं जी। न कहीं। बिल्कुल। अच्छा जनरल दुआ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और जैसे हम लोग जब एसएसबी देते हैं तो बड़ा ये शब्द यूज़ होता है, उसको कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। कि हर जो ऑफिसर बनता है उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कि ये एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं क्या? और सेकंडली क्योंकि आप इतने सर्वोच्च पदों पर आपने काम किया है भारतीय सेना में, अगर हम इनकलकेट कैसे कर सकते हैं इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को अपने में? देखिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, अब जैसे आप, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप, उसके टीचर्स बच्चे को क्या वैल्यूज देते हैं? सबसे पहले जी। सच बोलो, बी ऑनेस्ट देते हैं बच्चों को, अच्छे इंसान बनो। जब हम ये ऐसी बातें बच्चे को वैल्यूज देते हैं, उसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि जब एक ऑफिसर इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में आए तो उस ऑफिसर में कुछ एक खूबियां होनी चाहिए जो दूसरों से हटके हैं। जैसे मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझाने के, अपना पॉइंट समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि कहते हैं बिजनेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कट थ्रोट कंपटीशन है। एक आदमी दूसरे को दबा के शायद ऊपर उठेगा तो भी उसमें उसमें वो हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि दिस इज कट थ्रोट कंपटीशन, वी विल हैव टू स्केल द लैडर ऑफ सक्सेस, और ऐसी बातें। लेकिन आर्मी और आर्म फोर्सेस में ऐसा नहीं है। हमारे को सबको इकट्ठे रह के सिनर्जी से इकट्ठे मुकाबला करना है उस स्थिति का, उस परिस्थिति का। और उसका मतलब यह है कि एक दूसरे पे अटूट विश्वास। बिल्कुल। आपको मैं उसका उदाहरण देता हूं कि अगर एक एनकाउंटर में, टेररिस्ट एनकाउंटर चल रहा है, और अगर उसको दूसरी तरफ से, हम 3 लोगों को उधर से जाना है तो पत्थरों के पीछे से होते हुए, और हम अगर वेस्ट से उसको हम घेरना है, जबकि वो उनकी फायरिंग इधर चल रही है, तो हम एक टुकड़ी को बोलते हैं आप यहाँ एलएमजी से फायरिंग करो, ताकि वो आपसे एंगेज करे और हम साइड में चले जाएंगे। लेकिन इनको एंगेज करने के लिए, यानी कि इनको दुश्मन पे फायर गिराने के लिए अपने आप को थोड़ा एक्सपोज करना पड़ता है पहले, यानी कि रिस्क लेना पड़ता है। जी। और आप अगर वेस्ट से जा रहे हैं, ये ईस्ट से अगर एंगेज कर रहे हैं, दुश्मन पर फायर गिरा रहे हैं अपने ऊपर रिस्क लेते हुए, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि ये अपनी जान को खतरे में डालेंगे, रिस्क लेंगे, ताकि हम इधर पीछे से पहुंच सके। हाँ जी। मेरा कहने का मतलब है, जब गोलियां चल रही होती हैं, ये फुटबॉल मैच नहीं है, राइट। उस वक्त भरोसा होना कि मेरा साथी ऐसा करेगा, जी। या मेरे साथी ऐसे करेंगे, या वो सेक्शन वैसे करेगा, क्योंकि हमारे ऑफिसर ने इनको कह दिया है और हम लोगों ने इतने सालों से ट्रेनिंग इकट्ठे की है, हम लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ऐसा भरोसा होना। तो मैं फर्क बता रहा था आर्मी और एक सिविल की दुनिया में। जी। जब ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए कुछ एक ऐसी क्वालिटीज की जरूरत है जो सबसे हट। सो खाली ये सच बोलना और अच्छे इंसान बनने वाली बात नहीं है, इससे कहीं ऊपर उठना पड़ता है। जी। सो अपार्ट फ्रॉम ऑनेस्टी, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी विल बी टू बी वेरी फेयर। यस। क्योंकि फिर एक ऑफिसर ये नहीं कर सकता कि एक जवान को की तरफदारी करे, या एक छोटे से किसी ग्रुप को ज्यादा पार्शियलिटी करे। राइट। दूसरा, उसको उसने एक ऐसा माहौल फोस्टर करना है कि, जो मैं आपको घटना एक इमेजिन करा रहा था, सिचुएशन, ऑपरेशन सिचुएशन, तो उस स्थिति में सब लोग एक दूसरे पे भरोसा कर सकें। जी। लोगों को, दे शुड लुक अप टू दैट ऑफिसर, कि इस ऑफिसर में ऐसी क्वालिटीज हैं कि उसके सोल्जर्स उसकी उसको दे लुक अप टू हिम, कि हमें ऐसा ऑफिसर चाहिए, ऐसे ऑफिसर या ऐसे लीडर के पीछे तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं। बिल्कुल। ये भावना इवोक वो ही कर सकता है जिसमें कुछ ऐसी अंदर से ऐसी क्वालिटीज हों, जी। और वो क्वालिटीज खुद निखर के आती हैं।
वैसे मैं आपको मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लिस्ट आउट करके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन करवा रहा हूं जिससे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो ऑफिसर जिसमें जो ये सब अगर इंस्पायर कर सकता है और इस सब के लिए ट्रेन कर सकता है, तो उसमें जरूर कुछ ऐसी बात होगी। और हम वही बात, वही क्वालिटीज एक ऑफिसर में देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, उन 4 दिनों के एसएसबी में देखते हैं। ऑफ कोर्स इसके प्रोसेस हैं ग्रेडिंग के, वो लिखते हैं, हर एक के पॉइंट देते हैं, और वो इस जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि दे आर ट्रेन टू डू दैट, जो ऑफिसर्स एसएसबी में पोस्टेड होते हैं, और फिर वो ऐसी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को मापते हैं या भांपते हैं। जी। और जनरल दुआ आपने क्योंकि बहुत लंबा करियर आपका भारतीय सेना में रहा है, तो आई एम श्योर कि जितने आपके सक्सेस रहे हैं, उतने ही फेलियर्स भी कहीं न कहीं आपने इतने सालों में देखे होंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फेलियर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कई बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने एसएसबी को क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या फिर और कुछ जो जीवन में फेलियर्स रहते हैं। एक उसको ओवरकम कैसे आपने किया, या आपका लाइफ़ का कैसे आपने फेलियर्स को लिया, और बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे अपने फेलियर्स को ओवरकम करें? देखिए, अपसेट और फेलियर्स तो जरूर होंगे, हर एक की लाइफ में होते हैं, मेरे साथ भी हुए। मैंने कुछ एक तो इस किताब में भी लिखे हैं कि मेरा एज कमांडिंग ऑफिसर पहला एनकाउंटर एंड आई लॉस्ट एन ऑफिसर। बिल्कुल, उड़ी में जो हुआ, 18 सोल्जर्स खोना, ये आसान नहीं है। बिल्कुल, उस उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि हम इसका एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर देंगे। राइट। अगर वो नहीं हुआ होता तो मैं जिंदगी भर वो अपने सीने पे गिल्ट। बोझ लेके रहता। यस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे अपसेट्स हर एक की लाइफ में आते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ एक जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, नहीं क्लियर कर पाते हैं एसएसबी को कोशिश करने के बावजूद। तो मैं हर एक को ये कहना चाहूंगा कि पहली बात, आपको तो पता ही नहीं है कि आप व्हाट आर यू डेस्टाइन्ड फॉर, यानी कि हमें नहीं मालूम है कि हमारे लिए जिंदगी में क्या लिखा है। हम कोशिश करते हैं उन चीजों पर बेस करके जो हमारी इच्छा शक्ति में है, इच्छा है कि हम क्या बनना चाहते हैं, और जो हमारी काबिलियत में है, उन दोनों को मिला करके। जी। अगर नहीं होता है तो मैं जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स को मिलता हूं, मैं हर एक को ये कहता हूं, मैं यही आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, यू डोंट हैव टू जॉइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री। मैं हमेशा ये कहता हूं, जी। अच्छी बात है अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आना चाहते हैं तो आइए, वेलकम। हमारे को ऐसे सोल्जर्स की जरूरत है, भारत माता को ऐसे सपूतों की जरूरत है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते किसी कारणवश, कई होते हैं जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। कई होते हैं जो एसएसबी नहीं क्लियर कर पाते, 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं। कई मेरिट्स भी क्लियर नहीं कर पाते, मेरिट्स में ही नहीं आते। हाँ जी, तो कई ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो उनको मैं यही कहता हूं कि डोंट हैव टू जॉइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री, यू कैन सर्व द कंट्री। आप अपने देश की सेवा और तरीकों से कर सकते हैं। बी द बेस्ट यू कैन। जो आप कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से करें, बिकॉज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ अवर कंट्री, जो हमारे देश में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो यंग जनरेशन है, ये देश को आगे लेके जाएगी। यू विल ड्राइव द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंट्री। हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है, जो इंडिया की स्टोरी, वो उसमें हमारे को सिर्फ फौजी नहीं चाहिए, सारे स्किल सेट चाहिए। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर, all kind of farmers, every skill set is required for the growth story of India, और आप उसका हिस्सेदार बन सकते हैं। और अच्छा है कि आपका जज्बा है। अगर आप में जज्बा है तो और भी मौके मिलेंगे। जैसे कुछ लोग जिन्होंने एनसीसी में हिस्सा लिया हो, उन्होंने ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग की हुई है। कुछ हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं, जिसमें कि साल में कुछ महीनों के लिए वो ट्रेनिंग करें, और एक आधा सोल्जर कहलाता है, आधा फौजी कहलाता है किस्म से। तो ऐसी भी चीजें हैं। या अपने आप को किसी न किसी ऐसे ग्रुप और परिस्थिति में आप डाल के फौज के साथ जुड़े रह सकते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि यू कैन कंट्रीब्यूट और यू कैन सर्व द कंट्री बाय डूइंग व्हाट यू डू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर यू कैन। एंड और एक चीज और,
और जो मैं हमेशा कहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। आप देश की सेवा कर सकते हैं एक अच्छे नागरिक बन के, बी अ गुड सिटीजन। और ये पिछले 1 साल में खास तौर पे लॉकडाउन के दौरान इस बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि अब सब समझते हैं वो सिटीजन जो रूल्स फॉलो करे वो अच्छा सिटीजन है। अगर लॉकडाउन में कहा गया है कि मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, जो भी अच्छा है, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, चाहे वो इकोलॉजी के लिए अच्छा है, चाहे वो सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हर चीज इट गोज टुवर्ड्स मेकिंग ए गुड सिटीजन। तो बी अ गुड सिटीजन। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ये कहता हूं, मैंने एक राजस्थान जयपुर में एक बोर्ड देखा था बहुत बड़ा सा, और वो मैं हमेशा दोहराता हूं, बी अ गुड सिटीजन, be a citizen worth dying for. That is what you can do for a soldier. बिल्कुल, Thank you. एब्सोल्युटली। जनरल दुआ, आगे बढ़ें तो आपके एकेडमी डेज़ के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जो बहुत जल्दी एकेडमी जॉइन करेंगे। और किसी भी ऑफिसर के लिए मुझे लगता है जो सबसे यादगार पल हैं, वो यूनिट लाइफ तो है, लेकिन सबसे पहले वो एकेडमी से ही शुरुआत होती है। तो आपके एनडीए और आईएमई के दिनों के बारे में हमें कुछ बताइए? देखिए, एनडीए और आईएमए को याद करते ही सबसे पहले तो वो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि जब हम एनडीए में थे और जब हम आईएमए में थे, तो हम दोस्तों का एक ग्रुप, हुँ, और उम्र ऐसी होती है कि यू फील दैट यू ओन द वर्ल्ड। एब्सोल्यूट आप कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है उस टाइम पे। हाँ, देर आर लॉट ऑफ प्रैंक्स, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कोई यहाँ से बंक कर रहा है, कोई वहां से कुछ और कर रहा है, जो कटिंग कॉर्नर्स। लेकिन जो सिखलाई मिलती है, आज भी हमें याद है, वो जिसने हमारे को परेड की लेफ्ट राइट सिखाई, या जिसने हमारे को राइफल पे निशाना लेना सिखाया, वो हवलदार या वो जेसीओ या वो ऑफिसर जिन्होंने हमें हमारी नींव डाली अच्छी सी, हमें ट्रेनिंग कराई। कितना शौक होता था पहली दफा राइफल को हाथ में लिया और हम निशाना लगा रहे हैं, या परेड कर रहे हैं, या परेड में एक टेस्ट पास करते हैं। ठीक है, वो क्लास में जहाँ पढ़ाई होती वहां पे नींद आ जाती थी, हम थक जाते थे। लेकिन आपस के प्रैंक्स, वो फुटबॉल खेलना, वो क्रॉस कंट्री भागना, घोड़े से जंप लगाना, मतलब कितनी चीजें, इतनी ढेरों सी मेमोरीज आ जाती हैं। और आज जब हम अपने कोर्समेट्स, अपने बैचमेट्स को देखते हैं, जिनके साथ हमने आज से 40-45 साल पहले, 1976 में मैंने एनडीए ज्वाइन किया था, 45 साल पहले जो मैंने ट्रेनिंग की, तो उसका जो जोश और जो मजा आता है, वो आज भी बिल्कुल फ्रेश है हमारे दिमाग में। क्योंकि वो क्षण, वो मोमेंट्स, वो टाइम जो हमने एकेडमीज में बिताया, वो बहुत वो कभी भी हमारे दिमाग से उस फेड नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जाने वाले हैं और जो नहीं जाने, अब जो जाने की तमन्ना रखते हैं, दैट दैट ट्रेनिंग टाइम इन द एकेडमी is something that cannot be duplicated anywhere else. No college, no university, no corporate life can give you that sense of adventure and a very gritty training जो आपको एकेडमीज में मिलती है, और जो जिस चीज के लिए वो आपको तैयार करती है, क्योंकि उसमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी है। बिल्कुल। फुलफिलमेंट इसलिए कि आपको पता है कि इसके बाद आप इंडियन आर्म फोर्सेस के एक ऑफिसर बनने वाले हैं, और ये सारी तैयारी उसके लिए हो रही है। जी। थैंक यू। जी। जनरल दुआ, आगे बात करें तो अकेडमी से जब एक आर्मी लाइफ और सिविलियन लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस आप मानते हैं कि जैसे ही कोई सिविलियन आर्मी के अंदर आता है तो कितने चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को सिविल से जब आते हैं तो इस एक सांचे में ढालना पड़ता है। मैं ये देखता था मेरे साथी जितने जो सिविल लाइफ से आए थे। मैं क्यों कहता हूँ कि सिविल लाइफ से आए थे, क्योंकि मैं सिविल लाइफ से नहीं आया था। मेरे फादर एयर फोर्स में थे। हम एक किस्म से एक आर्म फोर्सेस का एक रूटीन होता है कि मेरे फादर सुबह 7 बजे चले जाएंगे ऑफिस, या 7 या 7:30 बजे, साइकिल पे जाते थे, डिस्टेंस उनका काफ़ी था। तो उसके लिए वो जल्दी निकलते थे। हमारे भी स्कूल जल्दी स्टार्ट होते थे। जैसे मैं देखता हूँ कि सिविल में कई ऐसे हैं जो उनका ऑफिस का काम स्टार्ट ही लेट होता है शहरों में। हम कैंटोनमेंट्स में, एयरफोर्स कैंप में ऐसा होता ही नहीं था। तो जब एक लड़का या लड़की सिविल यानी कि अगर वो सिविल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो एकेडमी में आते हैं, तो सबसे पहले तो एक उनको डिसिप्लिन डिसिप्लिन की लाइफ जो है वो उनको अपनानी पड़ती है।
जो यहाँ पे आप माँ बाप के लाडले हैं तो आप एक अलग तरीके से जिंदगी जीते हैं। वहां पे आपको डिसिप्लिन के साथ, अब आपको एक हॉस्टल ही नहीं बल्कि एक मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ लाइफ जीनी पड़ती है। टाइम पे खाना खाना, टाइम पे उठना, बल्कि आपको सोने के लिए कम टाइम मिलेगा। ट्रेनिंग में आप थक जाओगे लेकिन फिर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब एक एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन एक तरफ, दूसरी तरफ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक, इट इज नॉट फैमिली वाली कम्युनिटी लिविंग, इट इज ए वेरी डिसिप्लिन गुरुकुल टाइप ऑफ कम्युनिटी लिविंग। और उस कम्युनिटी लिविंग में रहते रहते न सिर्फ आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है, आपने एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं आगे आ गया तो मैं फर्स्ट आ गया। आपने देखना है, अगर आपका 15 या 20 का ग्रुप है तो आपने यकीन करना है कि पीछे वालों को भी आप साथ लाएंगे। उसी से कमरादरी, उसी से टीम स्पिरिट, उसी से वो भाईचारा बढ़ता है। तो ऐसे कुछ काफी ऐसे पहलू हैं जो हमारी सिविल लाइफ से अलग हैं। मसलन अब आप एक कॉलेज में हैं तो आपका एक सब्जेक्ट है और आपने उस सब्जेक्ट में तैयारी की तो आप बाकियों से अच्छे हैं, आप बाकियों से आगे हैं, आप फर्स्ट आ जाएंगे। आपके ग्रेड्स उनसे कहीं अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर एकेडमी में आप, जैसे मैंने पहले कहा, आपको पूरे ग्रुप को साथ लेके चलना है। तो फर्क आपको इस बात के नंबर शायद नहीं है कई सिचुएशंस में कि आप सबसे आगे पहुंच जाएंगे। इस बात का है कि आप आगे पहुंचने की क्षमता रखते हैं लेकिन आप पीछे आएंगे और आखिरी वाले को साथ लेकर के जाएंगे। सो अपने आप को उस ढांचे में ढालना, एक, जैसे मैंने शुरू शुरू में भी कहा था कि सिविल में आपस में स्पर्धा होती है, थोड़ा सा होता है एक दूसरे से आगे कैसे बेहतर करें। यहां पे है एक दूसरे के साथ हम पूरी टीम को कैसे बेहतर करें। ये एक डिफरेंस है आर्मी में या आर्म फोर्सेस में। जी। जनरल दुआ कितना मुश्किल आपको, मतलब क्योंकि 39 साल आपने भारतीय सेना में गुज़ारे हैं और मैंने कहीं सुना है कि आर्मी वालों को बड़ी मुश्किल होती है जब सिविल में वो जाते हैं। तो आपको क्या रिटायरमेंट के बाद कोई मुश्किल लगी या कैसे आपने एडजस्ट किया? मैंने भी सुना है, आप ठीक कह रही हैं किरण जी, कि ऐसे ही बोलते हैं। और मैं भी ये सोच के जब मैं रिटायर हुआ था तो मैं सोचता था कैसे कैसे होगा। बट बिलीव मी, मुझे कोई मुश्किल नहीं लग रही। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कोई मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई ऐसे रेगुलर काम नहीं करूंगा रिटायरमेंट के बाद। हाँ, मैं कुछ आर्टिकल्स लिखता हूँ, कुछ वेबिनार सेमिनार्स में हिस्सा लेता हूँ। जो यूथ एंगेजमेंट में मैं काफी अपना टाइम लगाता हूँ। मैंने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में और यूथ फोरम में भाषण दिए हैं या उनके साथ जाके डिस्कशंस किए हैं, एंगेज किया है। फिर ये लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन के बाद मैं पूरे देश में जाता रहा हूँ। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों में काफ़ी तल्लीन हूँ। मेरे को शौक है अपना घुड़सवारी का, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक ड्राइव्स पे जाने का पहाड़ों में, या साइकिलिंग का। तो मैं आई इंडल्ज इन ऑल दीज। मैं फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह में भी काफ़ी तल्लीन रहता हूँ। तो मैं पर्सनली सोचा मैंने भी था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी रिटायर्ड जिंदगी को इस तरीके से जीने में। मैं खुश हूँ कि मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर पाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ। पहले टाइम की थोड़ी कमी होती थी, जैसे सीनियर रैंक्स पे पहुँच के थोड़ा बिजी रहता है इंसान। और मुझे किसी ने ये भी कहा एक बार कि आप तो बिल्कुल फिट हो, आपको तो रिटायर होना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, वो इसलिए कि मैं इन सब चीज़ों को टाइम दे पा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये कि अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को अगर अपनी सही जगह लेनी है तो उनको लीडरशिप पोजीशंस में आना पड़ेगा। देखिए पार्टनर, और ये तभी होगा जब हम हट जाएंगे। हम एग्जैक्ट टाइम पे, ये नहीं कि मेरी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, मैं, जब आप अपने टाइम पे अपनी डेट पे हट जाएंगे तभी नई पीढ़ी आएगी, एक नई सोच आएगी, एक नया बदलाव आएगा। और वो दैट चेंज इज कांस्टेंट इन लाइफ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी। और इसके लिए सारा श्रेय सब जाता है टू द ग्रेट इंडियन आर्मी दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ
फॉर्चुनेट टू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, कि उसी इंडियन आर्मी की वजह से मैं आज जो बोल रहा हूँ या जो कर पा रहा हूँ वो है। और जो मुझे इतना प्यार और इज्जत मिली जवानों से, जो ऑफिसर से जिनके साथ मैंने सर्विस की, आई थिंक वो मेमोरीज मेरे लिए काफी है। थैंक यू। And on that note, Lieutenant General Dua, what army has to offer to young aspirants who wants to join the army? Well, like I said, army offers all those who want to join the army. Army offers you a full. It is not a job. Right. ये एक प्रोफेशन तो है, लेकिन ये एक नौकरी नहीं है। जरूर तनख्वाह मिलती है, क्योंकि हर एक को तनख्वाह चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ, अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। लेकिन इट इज नॉट जस्ट ए जॉब, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। आर्मी एक पूरा सा वे ऑफ लाइफ है, और पूरी हमारा इकोसिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है, हमारा पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आप खुद एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि आप कितनी इन्वॉल्व होती होंगी अपने यूनिट की जो एक्टिविटीज हैं उनमें। आप कभी अपने आप को महसूस भी नहीं करती हैं कि नहीं, मेरा हस्बैंड आर्मी ऑफिसर है और मैं तो एक्चुअली उसकी वाइफ हूं। आई थिंक आप पूरी तरीके से अपने आप को सम्मिलित पाती हैं उस कुटुंब में। तो आर्मी इज ए वे ऑफ लाइफ। और जब एक आर्मी में आते हैं, इट इज नॉट लाइक ए जॉब। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में है, तो जब वो एक जॉब अगर छोड़ता है और वो दूसरा जॉब लेता है, तो इट इज नॉर्मल। वेरेज हम तो ऐसा सोच नहीं सकते। हम सोचते हैं हाउ वी विल ग्रो इन दिस फैमिली ऑफ आर्मी। तो आर्मी, जैसे मैं दोबारा एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिशन, इट इज ए फुल वे ऑफ लाइफ। इट गिव्स यू ग्रेट सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स यू ग्रेट फुलफिलमेंट। एक ऐसी सेटिस्फैक्शन, एक ऐसी लाइफ जो मेरी समझ से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो उसकी वैल्यू हम ही कर सकते हैं जो आर्मी में रह चुके हैं या आर्मी के उस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल। और जनरल दुआ, आप इंस्पिरेशन है बहुत सारे युवाओं के लिए, और आपकी बुक को इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं कि आई वाज रीडिंग इन Amazon, एवरीबॉडी इज लाइक कि हमें दूसरी बुक कब मिलेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आपकी बुक को 2 या 3 टाइम में पढ़ा होगा। एवरीबॉडी इज रीडिंग इट इन अ वन गो, बिकॉज स्टोरीज इतनी अच्छी है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी। मैं बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू अनदर बुक, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी इस बुक के लिए। और लास्ट में मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी, कोई मैसेज एसएसबी क्रैक टीम के लिए जो आप देना चाहें? देखिए, मैं एसएसबी क्रैक टीम, अगर आई होप आई एम राइट टू एज्यूम कि मतलब आपकी जो टीम है वो एस्पिरेंट्स को, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करती है या उनके पास नॉलेज पहुंचाती है। एम आई राइट? दैट इज व्हाट योर टीम डज, एंड यू हेल्प देम इन ए वे, in whichever way, whether it is by coaching or by other platform, आप उनको हेल्प करते हैं उनका गोल रियलाइज करने में, यानी कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने में। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं देश के लिए, और आप उन युवाओं को मदद कर रहे हैं पॉलिश अप करने में। मैं हर एक को अभी भी कहता हूं कि यू हैव टू बी योरसेल्फ। आपको दिखावा ना करें, लेकिन हर एक को पॉलिश अप करने में एक टीचर की, एक गुरु की, एक मेंटर की, एक फ्रेंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो रोल आपकी टीम अदा कर रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी वजह से कई ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको इतना वैल्यू एडिशन मिलती है आपसे कि वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, या वो अपने उसमें पास हो जाते हैं अपने मंसूबे में, और आगे जाके आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स या नेवी ऑफिसर बनते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं एसएसबी क्रैक टीम को, और आपके थ्रू जितने आते हैं एस्पिरेंट्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी आर्म फोर्सेस जो कि शान है हमारी, न सिर्फ लड़ाई में बल्कि हर इमरजेंसी में, हर विपदा में आप देखो सबसे पहले आर्मी आती है, क्योंकि पूरे देश को भरोसा है आर्मी पे। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसी लाइफ है जिसके बारे में हमने पिछले 1 घंटे भर में बात की है, और उन सबको तैयार करने में आपका जो योगदान है
वो सराहनीय है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड टू योर एस्पिरेंट्स। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। जय हिंद। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए एसएसबी क्रैक। कीप शाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड। धन्यवाद। जय हिंद।